हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में एसिड के बारे में। और इसका टाइटल है एसिड का बदला। इससे मुझे याद आ जाता है कि जैसे आपको एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा। ये मतलब अगर आप रिफाइनरी के पास में या फिर किसी अच्छे इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया के पास में रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा एमिशंस होता है एसिडिक गैसेस का, जैसे SO2 है, NO2 है, इनका एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब पानी गिरता है, मतलब जब बारिश होती है रेनी सीजन के टाइम पे, क्या होता है वो गैसेस उस पानी के साथ मिलके नीचे आ जाती हैं और ये बना लेती हैं HNO3 H2SO4। और मतलब मेनली SO2 की वजह से तो ये बहुत हार्मफुल होता है। और मतलब ये फिर जाके हमारा रिवर वाटर में चला जाता है तो फिर उसको और ज़्यादा एसिडिक बना देता है। और भी ज़्यादा इसके बहुत डिटेरियोरेशन इफेक्ट हैं। तो ये एसिड का एक बदला है हमारे लिए। और आज वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट: H पॉजिटिव, पीएच, के बारे में, के इक्विलिब्रियम के बारे में, पीके के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। और हम बात करेंगे कि इनके फैक्टर्स के बारे में कि एसिड की स्ट्रेंथ के फैक्टर कौन कौन से हैं, एसिड कैसे, किस फैक्टर्स पे एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ये सब इसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने के लिए चलते हैं आगे। पहले सबसे पहले थ्योरीज थ्योरीज के बारे में, जैसे कि हमें पता है तीन थ्योरीज थी वहां पर, हमने जो बेस में पढ़ी थी: RNS थ्योरी, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी और लेवाइस थ्योरी। RNS थ्योरी में उसने सिंपल बता दिया था कि H पॉजिटिव आयन देगा वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर से पता है कि RNS थ्योरी एसिड जो H पॉजिटिव आयन देता है और OH नेगेटिव आयन देते हैं वो बेस होते हैं। ये केवल एक्वस सॉल्यूशंस के लिए थी थ्योरी। उसके बाद ब्रोंस्टेड आए। ब्रोंस्टेड ने बताया कि भाई जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करे वो बेस है, और जो H पॉजिटिव आयन दे वो एसिड है। उसके बाद लेवाइस आए। लेवाइस ने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट कर देगा वो बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। तो ऐसे करके ये तीन थ्योरीज है हमारे पास। तीनों थ्योरी को हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही वीडियोस में, तो इन पर हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एसिड। एसिड के बारे में आपको सुनते ही ये नाम आ जाते होंगे आपके दिमाग में: HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड। तो ये सब नाम आपके दिमाग में आ जाते होंगे। अब कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखो तीन रिएक्शन दे रखे हैं, तीनों रिएक्शन के बारे में जानेंगे, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। HCl पहली रिएक्शन। HCl एक्वस फेज में है। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन देता है। यहाँ पर डेल्टा G की वैल्यू है किस फ्री एनर्जी, -40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, -40 किलो जूल पर मोल, यानी मतलब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो राइट में शिफ्ट कर रहा है। राइट में मतलब H पॉजिटिव आयन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये राइट में इन इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो मतलब ये जो रिएक्शन है वो फेवरेबल है। अगर नेगेटिव में देखो डेल्टा जी की वैल्यू होती है, मतलब वहाँ पर रिएक्शन क्या है, फेवरेबल है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट रिलीज होगी। तो ये मतलब राइट में ज़्यादा लाई कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये रिएक्शन ठीक है, राइट में जा रही है, तो एस पॉजिटिव आयन बनेंगे, Cl नेगेटिव आयन बनेगा। वहीं अगर इसको अगर HCl यही रिएक्शन हम गैस फेज में कराते हैं तो ऐसा नहीं होता। गैस फेज में क्यों नहीं होता? गैस फेज में वहां पर क्या बनता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, और वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू है वो 1347 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव में वैल्यू है, और पॉजिटिव में वैल्यू मतलब ये फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल रिएक्शन है, क्योंकि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट में ज्यादा लाई कर रहा है। आप इस पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में लेफ्ट में लाई कर रहा है, लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन नहीं बन रहा है। मतलब HCl गैस में तो गैस में है, मतलब ये रिएक्शन काफी अनफेवरेबल है। और इसमें ये भी है कि गैस फेज में जो आयनाइज होता है, मतलब HCl को आयनाइज करने के लिए वहां पर H पॉजिटिव आयन का बनना बहुत डिफिकल्ट होता है। HCl से H पॉजिटिव आयन का बनना गैस फेज में बहुत डिफिकल्ट होता है, आयनाइजेशन प्रोटॉन का करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वहीं ये काम अगर HCl अगर वाटर में करें, अगर पानी में करें, एक्वस फेज में करें, तो ये इजीली हो जाता है। इसका मतलब इससे इसका मतलब अगर आपको फैक्ट देखना है तो फैक्ट आप तीसरी रिएक्शन में मिलेगा यहाँ पर। तीसरी रिएक्शन में फैक्ट यह है कि जब H2O से H पॉजिटिव आयन मिलता है तो स्टेबल आयन फॉर्म करता है H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये फॉर्म करता है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, -686 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो फेवरेबल है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, -686 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो फेवरेबल है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, -686 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो फेवरेबल है।
और यहाँ पे मतलब ये रिएक्शन फेवरेबल है तो ये हाइड्रोनियम आयन स्टेबल आयन बनता है, तो मतलब एक्वस फेज में मतलब वाटर वाले केस में, तो ये इसीलिए यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू -40 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, मतलब और ये रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये कुछ फैक्ट है, मतलब आपको अगर जानना है कि मतलब कैसे वाटर में ये फॉर्म करता है, और HCl अगर गैस फेज में होगा तो ये नहीं होगा। इससे अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि HCl अगर आपने खुले में रखा है तो ये मतलब हमारे लिए अच्छी बात है कि वो H पॉजिटिव आयन इजीली नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू 1347 पॉजिटिव में होती है, तो ये अच्छी बात है। वरना अगर HCl खुले में रखा होता और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में होती डेल्टा जी की 40 होती या फिर और नेगेटिव में होती, तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि HCl में से H पॉजिटिव आयन निकल निकल के आयनाइज हो रहे होते हैं चारों तरफ एयर में, गैस को आयनाइज कर देते। और गैस में जैसे कि हमें पता है मीथेन है हमारे आसपास, तो मीथेन है जब CH3 से फॉर्म करता है, मतलब मीथेन है जब H पॉजिटिव आयन से फॉर्म कर जाता है तो CH5 पॉजिटिव आयन बना लेता है, जो कि मतलब और भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एक्सप्लोजिव भी होता है वो, क्योंकि उसकी जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके का धूम धड़क्का होने वाला केस था यहाँ पर। तो इससे तो हम बच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचर में अपने आप ही HCl नहीं टूट रहा है। तो ये चीज़ें हैं कुछ फैक्ट्स की। इसके बाद बात एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। देखो, हर एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देखो, AH प्लस बी गिव्स आउट BH पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। यहाँ पर एसिड है AH, इसने जब अपना हाइड्रोजन लूज किया H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर A नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बना। तो एसिड का क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस, ये वाला। और जो बेस है, B से बेस, उसने अपना H पॉजिटिव आयन जब एक्सेप्ट किया तो उसका बन गया कॉन्जुगेट एसिड, ये वाला BH पॉजिटिव। तो ये चीज़ याद रखना, हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। अगर दूसरा एग्जांपल लें तो एसिटिक एसिड और अमोनिया का, तो एसिटिक एसिड ने लूज किया तो यहाँ पर एसिटेट आयन बनाया जो कि कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड का। और अमोनिया ने जब बेस ने जब लूज किया, वो सॉरी एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे अमोनियम आयन बनाया। तो जब अमोनिया से अमोनियम आयन बना तो वो क्या होगा? बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो ये चीज़ याद रखना, ये फैक्ट है। ठीक है, और फैक्ट यहाँ पर एक ये है कि विद द स्ट्रॉन्ग इनफ एसिड वी कैन प्रोटोनेट ऑलमोस्ट एनीथिंग, एंड लाइकवाइज विद द स्ट्रॉन्ग इनफ बेस वी कैन डीप्रोटोनेट ऑलमोस्ट एनीथिंग। देखो, सिंपल सी बात ये है कि एसिड क्या करता है? एसिड क्या है? प्रोटोनेशन कराता है। ठीक है, मतलब H पॉजिटिव आयन देगा तो प्रोटोनेट करा देगा बेस को, बेस क्या करेगा? डीप्रोटोनेट कराता है, वो H पॉजिटिव आयन को खींच लेता है। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपके पास दो एसिड है या फिर दो बेस है आपके पास, अगर आपके पास देखो दो बेस है, अगर इसका एग्जांपल लेके अगर मैं समझाऊं, देखो एक ये बेस है A और दूसरा बेस है B, इसको आप मान लो B, इसको हम B बोल देते हैं और इसको मान लेते हैं A। अब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन आपने डाला, मतलब एसिड थोड़ा सा डाल दिया H पॉजिटिव आयन। बेस का काम क्या है? बेस तो ये H पॉजिटिव आयन को कौन लूटेगा, मतलब कौन लूटेगा? H पॉजिटिव आयन को कौन एक्सेप्ट करेगा? ये चीज हमें देखनी है, मतलब या फिर अगर हम ये एसिड में था तो एसिड से इसको तोड़ेगा कौन? डीप्रोटोनेट कौन करवाएगा? तो आपको चीज चीज याद रखनी है, जो अच्छा बेस होगा इनमें से, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो जल्दी जाके इसको कैच कर लेगा। मान लो अगर बी स्ट्रॉन्ग बेस है तो बी इसको जल्दी जाके कैच कर लेगा। तो ये चीज है, मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग और एसिड के पास केस में अगर उल्टा कर दो इसी चीज को, ये दोनों एसिड को मान लो, तो H पॉजिटिव आयन को जो जल्दी लूज कर देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो किसी भी चीज को, मतलब दूसरे वाले को प्रोटोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें मतलब यही है कि अगर एक एसिड और एक बेस अगर आपको दे रखा है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल यहाँ पे दे रखा था, ये एसिड और ये बेस है, तो आप देखो यहाँ पर ये एसिड ये बेस है, अगर तो यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड, इसमें से अच्छा एसिड कौन है? एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे अगर लूज करने की बारी आएगी H पॉजिटिव को, देखो अमोनिया भी लूज करता है, यहाँ पे अमोनिया भी लूज कर सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर उससे अच्छा एसिड है। तो एसिड अच्छा है तो वो पहले लूज करेगा अपना H पॉजिटिव आयन। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जो कि याद रखना है आपको, कि जो ज्यादा जितना अच्छा एसिड होगा वो पहले लूज कर देगा, ऐसे ही प्रोटोनेशन वो करेगा। ठीक है, और जो बेस अगर अच्छा होगा तो वो डिप्रोटोनेट कर देगा अपने से छोटे वालों को। तो छोटे वालों पर हमेशा ये ऐसे कहर बरसाते रहते हैं कि हम पहले करेंगे, क्योंकि जो बड़े होते हैं वही काम पहले करते हैं। ऐसा ये केमिस्ट्री कह रही है। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीएच क्या होती है? पीएच को आप सब जानते हैं कि एसिड
डालते हैं तो हम पीएच कम हो जाती है, बेस डालते हैं तो पीएच बढ़ जाती है। ये हमें पढ़ाई है बचपन में। अब ये बचपन की बातें हैं। अब हम इनको थोड़ा साइंटिफिकली पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। केमिस्ट्री की यानी आयनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। HCl एक्वस फेज की बात कर रहे हैं, जब पानी में डालते हैं H2O में आपने डाला, तो भैया ये देखो राइट में जा रहा है इक्विलिब्रियम, मतलब लाइट में ज़्यादा जा रहा है, मतलब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, जो भी होगी अभी हमने देखी थी। अब H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे स्टेबल H3O पॉजिटिव बन रहा है, ये हमें पता ही है। 686 माइनस का बनता है ये, और जो रिएक्शन है टोटल ये हो जाती है -40 किलो जूल पर मोल की वाली रिएक्शन है HCl को डालते हैं जब। दूसरी रिएक्शन है HCl। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज देखो, राइट में शिफ्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे H3O पॉजिटिव बन रहा है। अब ये देखो ये मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तभी तो इसने H पॉजिटिव आयन टूट रहे हैं इसके। जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट होंगे उतनी ही कंसंट्रेशन वहाँ पे H3O पॉजिटिव की बढ़ेगी। H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एसिड का काम ही क्या है, प्रोटोनेशन कराना। दूसरे केस में यहाँ पे हमने थोड़ा सा हल्का एसिड लिया है, एसिटिक एसिड। अब इसका काम क्या है, इसका देखो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, मतलब इसके आयन जो है H पॉजिटिव आयन वो इतने ज्यादा नहीं है, इसमें उतने ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो रहे, तो उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयन नहीं है यहाँ पर। तो ये एक वीक एसिड की तरह काम करता है। अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि पीएच के टर्म की हम बात करें तो पीएच के टर्म सिंपल यही कहता है कि भाई एसिड के पास, जिस एसिड के पास ज्यादा है, मतलब ज्यादा H पॉजिटिव आयन है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसके पास कम H पॉजिटिव आयन है वो वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ज्यादा है उसके पास आयन का मतलब यही है कि उसका डिसोसिएशन राइट की तरफ ज्यादा हो रहा है, वहाँ पर ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं। और फिर पीएच को हमने लिखना सीख लिया है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस के लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव, इसको ऐसे मेजर करते हैं पीएच को। तो जितने ज़्यादा स्टेबल हाइड्रोनियम आयन होंगे उतनी ही पीएच, उसको कैलकुलेट हम कर लेंगे पीएच से, ठीक है। पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। अब पीएच यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो जाहिर सी बात है तो ज़्यादा आयन की कंसंट्रेशन है तो पीएच कम होगी। जैसा कि हम जानते हैं एसिड के केस में पीएच ड्रॉप होती है और बेस के केस में वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक फैक्ट हमें याद रखना है, मतलब ये भी चीज़ें याद रखनी है पीएच के बारे में कि पीएच क्या होती है, अभी हमें पता चल गया साइंटिफिक केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट चलते हैं कि भाई पीके के और पीएच इन चीज़ों को भी हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो देखो पीके क्या होता है, के क्या होता है और पीएच क्या होता है। वैसे तो हम अगर आयनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो बहुत सारा कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो पीके की वैल्यू सिंपल सी है, पीके की वैल्यू तुम्हारी जितनी कम होगी उतना अच्छा एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये तुम्हें याद रखना है बस। बाकी सब उल्टा सीधा हम कर लेंगे, ठीक है। के जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा एसिड होगा, पी के कम के ज्यादा, ये याद रखना। अब देखो, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आयनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। AH एक्वस में एसिड है, इसको पानी में घोला हमने H3O पॉजिटिव बनाया है इसने और A नेगेटिव बनाया, सेम इक्वेशन। इसको अगर इक्विलिब्रियम के टर्म में लिखें तो के इक्विलिब्रियम होता है फॉरवर्ड अपॉन रिवर्स, ठीक है। H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन और H2O की कंसंट्रेशन। अच्छा एक चीज याद रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो H2O है उसकी कंसंट्रेशन फिक्स होती है 55.5, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमें याद है, मतलब हमें याद है क्या आती रही है, हम ड्राइव भी कर सकते हैं। फ्यूल इक्विलिब्रियम तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट ही रहती है जनरली 55.5, ठीक है। तो के को लिखने का तरीका एक ये है कि हम इसको H2O को इधर लिख लेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे के इक्विलिब्रियम की साइड में। जैसे ही आप इस वाले H2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा H2O। फिर जैसे ये यहाँ पे H2 आ जाएगा तो इस पूरे टर्म को, अब इस दोनों टर्म को के इक्विलिब्रियम इनटू H2O, इसको बोलते हैं हम के, एसिडिटी कांस्टेंट। एसिडिटी कांस्टेंट क्या होता है, H3O पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन AH, ठीक है, इसको बोला है एसिडिटी कांस्टेंट। अब एक चीज याद रखना है, एसिडिटी कांस्टेंट का यहाँ पर मतलब क्या है, सिंपल मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिडिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो जितने ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और वहाँ पे H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब पीके क्या है, पीके का मतलब सिंपल से यही है, माइनस लॉग ऑफ के, माइनस में है वैल्यू, तो याद रखना पीके मतलब के जितना ज्यादा होगा पीके उतना कम होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पीके इजकल टू माइनस के लॉग ऑफ के।
तो जितना ज़्यादा पीके ज़्यादा होगा उतना ही के कम होगा, और के कम होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, मतलब वीक एसिड होगा वो। ये चीज़ याद रखना है इसे। अब फिर पीएच के टर्म, पीएच हमने पढ़ ही लिया है। एक और चीज़ देख लेना, थोड़ी सिंपल है। यहाँ पर ये इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। अगर आप खुद घुमाओगे, देखो H3 पॉजिटिव को अगर इधर ले आओगे, इधर की साइड ले आए, तो ये देखो ये बन जाएगा के इंटू ए एच अपॉन ए नेगेटिव। इसको अगर क्या करते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स लगा लेते हैं, यहाँ पर लॉग लेते हैं, माइनस का दोनों तरफ लेते हैं, दोनों साइड में लेते हैं, तो पी एच बन जाए, ये H3 पॉजिटिव वाली वही इक्वेशन बन जाएगी जो वो थी, पी एच इजकल टू माइनस के लॉग ऑफ H3 पॉजिटिव, जो अभी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर हमने पी एच लिख दिया, तो ये बन जाएगा पी के लॉग ए नेगेटिव अपॉन ए एच। अब एक चीज याद रखना, पी एच पी के के बराबर कब हो सकती है? पी एच पी के के बराबर जब हो सकती है जब यहाँ पे देखो ए नेगेटिव और ए एच पॉजिटिव दोनों तरफ वन वन आ जाए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब ये, उसका मतलब ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर है। जब ए नेगेटिव और ए एच की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन। यहाँ पर हम जब दोनों का आ जाएगा तो वन, यहाँ पर वन। जहाँ पे वन आ जाएगा तो log वन की वैल्यू होती है जीरो, तो यहाँ पर पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, पी के ए। तो एक चीज याद रखना, पी के जो है पीएच होती है, वो पीएच होती है जहां पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वैल्यू बराबर होती है। मतलब ए नेगेटिव की वैल्यू किसके बराबर होती है, एसिड के बराबर, ए एच के बराबर होती है। ये चीज याद रखना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि पीएच अगर पीके के बराबर है तो वहां पर वैल्यू ए नेगेटिव और ए एच की बराबर होगी। एक और चीज यहाँ से इसी फॉर्मूले में से यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो पीएच और सॉरी पी के की वैल्यू, यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में। देखो एसिड का मतलब जब पी के की वैल्यू ज्यादा होती है, एक और चीज याद रखना कि पी के की वैल्यू अगर हम ज्यादा कर दें किससे, पीएच से, तो वो क्या होता है, मतलब बढ़ने लगता है, डिसोसिएट होने लगता है। ठीक है, ज्यादा पी वैल्यू करें तो वहाँ पर डिसोसिएशन होगा, मतलब वहाँ पर ए नेगेटिव ज्यादा फॉर्म होगा। और आप अगर कम कर देंगे तो वहाँ पर ए एच ज्यादा फॉर्म होगा। ठीक है, पीके की वैल्यू अगर आप बढ़ा देंगे पीएच से तो डिसोसिएट होने लगेगा। यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। एसिड स्ट्रेंथ ऑन डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, देखो अब हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। जैसा हमने बेस में पढ़े थे फैक्टर्स, वैसे ही हम एसिड में पढ़ेंगे। पहला फैक्टर यहाँ पर है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो याद रखना, जैसे कि हमने बताया था कि कॉन्जुगेट बेस होता है, जो ए नेगेटिव हमने देखा था वहाँ पर ए एच से ए नेगेटिव बन रहा था, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि जितना ज़्यादा मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस द स्ट्रॉन्गर द एसिड। अच्छा, रिवर्स भी ट्रू है, मतलब अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो एसिड वीक होगा। और मतलब ये भी है कि जो बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है, अगर जो कॉन्जुगेट एसिड है अगर बेस अच्छा है तो कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, वीक होगा। तो ये चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं। यहाँ पर चार्ज डिलोकलाइजेशन से कैसे कैसे हो सकता है कॉन्जुगेट बेस स्टेबल। तो ए नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, देखो चार्ज को अगर आपको स्टेबल करना है तो चार्ज को आपको कम करना पड़ेगा। अब चार्ज को कम करने का वही तरीका हमने देखा था, एक तो हमने डीलोकलाइजेशन पहले हमने देखा था वीडियो में, चार्ज डीलोकलाइजेशन। इसमें क्या होता है, चार्ज नहीं स्प्रेड हो जाता है पूरे मॉलिक्यूल में। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं एक या दो अगर मॉलिक्यूल में, तो वहां पर चार्ज स्प्रेड हो जाता है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये भी हमने देख लिया था, पॉइंट डिस्कस कर लिया था। नेगेटिव चार्ज अगर है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम पे होगा, तो उसको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि CO नेगेटिव लिया है हमने और NH2 नेगेटिव लिया है। तो ये मैं देखो यहाँ पर पहले इस वाले में CO नेगेटिव में देखो तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो चार्ज जो है वो फैल जाएगा, मतलब दो ऑक्सीजन पे आराम से घूम सकता है, तो डीलोकलाइज हो गया चार्ज। और प्लस यहाँ पे ये भी फैक्टर है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है जो कि ऑक्सीजन है। यहाँ पे इस कंपैरिजन में नाइट्रोजन पर है जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के मुकाबले, और चार्ज डीलोकलाइजेशन भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो हमने ज़्यादा देखा रही है। ठीक है, तो ऐसे करके स्टेबिलिटी को हमने चेक करना है। पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिड। अब दूसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अब देखो
अगर आपका एसिड है उससे स्ट्रेंथ पता करनी है, अगर आपको जो बॉन्ड जो इजीली ब्रेक हो जाएगा अगर बॉन्ड, तो मतलब H पॉजिटिव आयन वो जल्दी दे देगा, और दे देगा तो ज्यादा जल्दी दे देगा, वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये हमने पढ़ाई था। अब हेलोजन का एग्जांपल जैसे कि हमने पहली बार पढ़ा था, मतलब बेस वाली जो वीडियो, उसमें हमने देखा था कि हेलोजन में ये फैक्टर आया था, और ये फैक्टर काम कर डोमिनेट कर रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर को। तो यहाँ पर यही है, हमें पता ही है, साइज इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो कम होगी, यानी सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है। तो ज्यादा जैसे ही वीक होगा बॉन्ड, यानी ब्रेक होने लगेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। तो एच आई को यहाँ पर सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड दिखाया है, एच बी आर, फिर एच सी एल, फिर एच एफ। एच आई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बहुत वीक है, क्योंकि इसका जो एच आई का जो साइज है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। तो नीचे जाने में जैसे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाना है तो यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा तो वीक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये हमें याद रखना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो एसिड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी वीक होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसके बाद सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट भी हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही, इसमें सोलोलिसिस रिएक्शन होती है जैसे हमने दिया था। और बेटर द सॉल्वेंट, जो स्टेबलाइज जो आयन फॉर्म हो रहे हैं उनको बेटर, अगर सॉल्वेंट अच्छे से स्टेबलाइज कर पा रहा है तो रिएक्शन उतनी ही अच्छी है, मतलब उस रिएक्शन को इजी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्वेंट को कैसे करता है, देखो स्टेबलाइज, देखो ए नेगेटिव यहाँ पे बना, जैसे पानी में कॉन्जुगेट बेस बना तो H2 आएगा, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन मेनली तो हमारा यहाँ पे फैक्टर है स्टेबलाइजेशन, यानी ए नेगेटिव का स्टेबलाइजेशन, कॉन्जुगेट बेस को हमें स्टेबलाइज करना है, H2O से कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सोल्वोलिसिस रिएक्शन। इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फैक्टर है, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन हमने पिछली बार पढ़ा था बेस में भी। हैविंग द नेगेटिव चार्ज इन एन ऑर्बिटल विद मोर एस करेक्टर, तो वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसमें मोर एस करेक्टर होगा, अगर उससे हम नेगेटिव चार्ज निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, ये इथेन है, यहाँ पे इथीन है, और ये इथाइन है। अब इसको अगर मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर है, इथेन sp3 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। जैसे कि हमें पता है, यहाँ पर अगर एग्जांपल पे समझा जाए तो देखो, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, s ऑर्बिटल है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से होल्ड होंगे, अच्छे से होल्ड होंगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जिसका ज़्यादा स्टेबिलिटी है, मतलब मोर एस करेक्टर है नेगेटिव चार्ज वाले पे अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो यहाँ पे देखो, लोन पेयर ऑफ CH3 CH2 नेगेटिव इन sp3 sp2 और sp नेगेटिव। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, sp वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है s करेक्टर सबसे ज्यादा है, और s करेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी नेगेटिव चार्ज की उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो s करेक्टर सबसे क्लोज है तो वो उस हिसाब से एसिड s वाले करेक्टर वाला ज्यादा होगा, तो sp का यहाँ पर ज्यादा सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का, फिर sp3 का। यहाँ पर ये इसका ऐसे करके स्ट्रेंथ के बारे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ज़्यादा sp की सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp2, फिर sp3 के बाद बात आती है कि भाई एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी देखो सिंपल बात है, ये कॉन्जुगेशन वाला हिसाब है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखो दो दो जगह पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पर दो बेंजीन रिंग पे चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पीके की वैल्यू कम हो गई है, मतलब पीके की वैल्यू कम मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पीके की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये कम, ये वीक एसिड है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एरोमेटिसिटी का वही कॉन्सेप्ट है कि भाई कैसे करता है ये चार्ज, डिलोकलाइज करता है, कि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, बेंजीन रिंग के अंदर चला जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर घूमते रहते हैं। तो ये एरोमेटिसिटी से भी बढ़ती है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे दो बेंजीन रिंग हैं, अब यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग आ गई, तो अब एरोमेटिसिटी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इन तीनों में क्या होगा, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीन बल्कि ग्रुप आ गए, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, दो तक ठीक है, लेकिन तीन नहीं आने चाहिए। और उससे क्या होगा, प्लेनरिटी भी कम हो जाए, प्लेनरिटी कम हो जाए तो एरोमेटिक नहीं रहेंगे, तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, वो वीक एसिड होगा, ये चीज याद रखनी है। फिर आता है भाई लास्ट में EWG और EDG, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। EWG का है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे वहां पर इलेक्ट्रॉन को खींच ले।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 के केस में यहाँ पर CF3 है। अब देखो इन दोनों का यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये रहा CF3। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पर, एक ये और एक ये। तो ये OH यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पर तीन है, इस वाले में तीन दे रखे हैं। तो ये एक दो तीन। तो यहाँ पे देखो पीके ड्रॉप हो गया, मतलब यहाँ पे 5.4 पीके कम हो गया, तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक एक्स्ट्रा है। तो अल्कोहल का मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड बना दिया किसके जरिए, CF3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे इन्होंने लगा के। अब और फिर देखो पिक्रिक एसिड, इसका नाम आपने सुना ही होगा, ये रिसेंटली क्वेश्चन पे आया था पिछली बार, मतलब रिसेंटली अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो यहाँ पे देखो तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, NO2 NO2 NO2। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, इसका कॉमन नेम है। और ये देखो OH का फिर इसका जो पीके है वो काफी कम होता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं EDG की बात करते हैं। EDG यहाँ पर मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे देखो OH फिर से वो अल्कोहल्स हैं ये, और यहाँ पे देखो CH3 है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 मिथाइल जैसे इन्होंने लगाया, वहां पे देखो पीके बढ़ गया। जैसे ही पीके बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पे पीके को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो पीके को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या एसिडिटी को कम कर देंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ही हम एसिड क्या होता है, H लूज करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे ही। अब कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हमें स्टेबलाइज करना है, हमारा मेन मकसद क्या है, स्टेबलाइजेशन और नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो इसको और इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन और देगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो स्टेबलाइजेशन हो गया कम, इसीलिए EDG क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन कम कर देते हैं और वीक एसिड बना देते हैं इसको। तो EDG नहीं लगाना है अगर आपको एसिडिटी को एसिडिटी को बढ़ाना है, तो EDG आप नहीं लगाएंगे। जबकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे यहाँ से। इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कम हो जाएगा, और जैसे चार्ज कम होगा तो स्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज को कम होना ही स्टेबलाइजेशन का बढ़ना है, तो स्टेबलाइजेशन ये बढ़ जाएगा। तो ऐसे खींच खींच के ये लोग कम कर देते हैं, यहाँ पे चार्ज और कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे और ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और कम हो जाएगा ये, तो स्टेबलाइजेशन और ज़्यादा होगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो ये चीज़ें हमें मेंशन करनी थी, ये चीज़ें याद रखनी है। कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब चार्ज को स्टेबलाइज करना है। इसके बाद बस यही तक था, और मतलब एसिड के बारे में अब हमने लगभग सब कुछ जान ही लिया है। अब मैक्सिमम आपको क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी और ग्रास हो पाएंगी। और कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब हमारी न्यूमेरिकल अच्छे से होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम्स में करने तो न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर हैं ही, और अब बस न्यूमेरिकल को करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।